नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिनके बारे में शायद आप लोग उन शाखाओं से अपरिचित होंगे। साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लैटिन वर्ड्स हैं उसमें, इस ग्रीक वर्ड्स हैं, इस कारण काफी दिक्कत जाती है कई बार नामों को याद रखने में। तो मैंने बहुत सरल भाषा में, ट्रिकी अंदाज में इसको तैयार किया है। काफी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग लगभग एक प्रश्न तो संभावित होता ही होता है इस टाइप का। विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी पेपर हैं उनमें, या जीके में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़िए। हम विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर आपको एक भी शाखा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो ऑल इंडिया लेवल के अंदर, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा गया है आज तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विज्ञान एवं उसकी शाखाएं। विज्ञान और उसकी शाखाएं, हम ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम विज्ञान और उसकी शाखाएं पढ़ें, सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है। यथार्थ बात यह है कि निरीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। यथार्थ निरीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जिसे सत्यापित किया जा सकता है और जिसे हम संग्रहित करके रख सकते हैं। मतलब कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को और प्रमाणित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बहुत बड़ा विषय है, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में एक विशेष विषय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से विज्ञान की 3 शाखाएं हैं जिन्हें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में समझते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से संबंधित आते हैं उनका हम आज यहाँ पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों, बायो नाम में ही जुड़ा है, बायो बायो यानी होता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, और लॉजी लॉगस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। जहां भी ये लॉजी आएगा इसका अर्थ होगा अध्ययन करना। सामने वाला शब्द पकड़ो, उसका अर्थ निकालो और परिभाषा बना दो। तो जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, केमिस्ट्री केमिकल्स का अध्ययन, केमिस्ट्री रसायन का अध्ययन हम करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, और भौतिक विज्ञान में हम भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं। ताप, दूरी, बल, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण, इस टाइप के जितने भी यंत्र हैं उनके सबका अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक विज्ञान हम कहेंगे कि प्रकृति के भौतिक ज्ञान का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं कुछ शाखाओं का। मैंने बहुत सारी शाखाओं के नाम लिखकर लाया है, उन नामों को मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा कि ये किस चीज से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ विशेष शाखाओं से। सबसे पहले हम बायोलॉजी की शाखाएं देखेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत मैं लिख देता हूं यहाँ नाम। बायोलॉजी तो आपको पता चल गया, बायोलॉजी की भी 2 पार्ट हैं, जूलॉजी, फिर है बॉटनी, फिर है बायोकेमिस्ट्री, फिर है लिम्नोबायोलॉजी या लिम्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको हम, लिम्नोबायोलॉजी, बायोलॉजी। इसके बाद जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी, ये जियोग्राफी का ही पार्ट है, जूजियोग्राफी। फिर पैलिएंटोलॉजी, इसके बाद है
पैलियोबॉटनी, फिर है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर है मार्फोलॉजी, फिर है टैक्सोनॉमी, इसके बाद है फाइकोलॉजी, फिर है माइकोलॉजी, फिर है बैक्टीरियोलॉजी, ये हो गया बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं, सारी शाखाओं के हम नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके बाद है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के बाद है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटामॉल होता ना वैसे ही पैरासिटोलॉजी, फिर टेरिडोलॉजी, फिर मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी, फिर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फिर निडोलॉजी, हम आज निडोलॉजी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सारी शाखाओं के नाम देख लीजिए, आपको जितने कठिन लग रहे होंगे इतने कठिन है नहीं ये। एरानियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मेरा एक सुझाव है आपको कि आप एक पेन और डायरी साथ में रखें और ये जो नाम मैं लिख रहा हूं इनको लिख लें आप, ताकि बाद में जब मैं समझाऊं तो आपको ये दिक्कत ना जाए लिखने में, क्योंकि ये आपकी क्लासेस है, ये बात और मनोरंजन के लिए बना हुआ वीडियो नहीं है, इसे आप काफी सीरियसली लें। इसके बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है विज्ञान की शाखाओं वाले चैप्टर से। ऑफियोलॉजी, इसके बाद निएंटोलॉजी, नियोंटोलॉजी, चलिए इसके बाद भी काफी कुछ है, इसमें हम लिखेंगे एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीजें नाम आपको कठिन लग रहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, पूरा याद कराऊंगा, यही याद कराऊंगा, इस क्लास के बाद आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसके बाद पैथोलॉजी, आपको पैथोलॉजी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पैथोलॉजी, यूजेनिक्स, 3 जेनिक्स पढ़ने वाले हम लोग, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, इसके बाद में हम बात करेंगे जैव विकास की। फिर हम देखेंगे मनुष्य से संबंधित कुछ
आवश्यक विज्ञान की शाखाएं, जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं ना, अलग अलग, सिर है, खोपड़ी है, आंखें हैं, कान है, नाक है, दांत है, मसूड़े हैं, गला है, हार्ट है, उसके बाद आमाशय है, उसके बाद में त्वचा है, हमारा कलर है। इन सब से संबंधित जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, मनुष्य से संबंधित में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनास्थेसियोलॉजी। एनास्थेसियोलॉजी, एनास्थेसिया देते हैं ना, निश्चेतक, वो वाला एनास्थेसियोलॉजी। उसके बाद में आर्थोलॉजी, आर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं तो ये आर्थोलॉजी। इसके बाद में कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। इसके बाद में क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी। फिर हम लिखेंगे डेमिकोलॉजी, डेमिकोलॉजी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। डर्मेटोलॉजी, ये हो गया डर्मेटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी। हीमेटोलॉजी, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, हीमेटोलॉजी। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। फिर कैलोलॉजी, ये हो गया भैया कैलोलॉजी। मेलानोलॉजी, मेलानोलॉजी। लेप्रोलॉजी, लेप्रोलॉजी। चलिए, विज्ञान की अभी बहुत सारी शाखाएं बाकी हैं, उनके सबके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो सारा कुछ हमको लिखना है। मैं कैमरा थोड़ा सा इस तरफ में करना चाहूंगा। फिर है मायोलॉजी, मायोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ओडंटोलॉजी, ओडंटोलॉजी। इसके बाद ऑन्कोलॉजी, ये आपने नाम सुना होगा ऑन्कोलॉजी का भी, ट्यूमर और कैंसर से संबंधित होता है ऑन्कोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों से संबंधित। फिर ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। इसके बाद में पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक डॉक्टर आपने सुने होंगे, बच्चों के डॉक्टर बोलते हैं पीडियाट्रिक। साइकिट्री, साइकियाट्री। फिर ट्राइकोलॉजी, ये जरूर याद रखें जिनके बाल झड़ रहे हैं वो, ट्राइकोलॉजी, ये बालों का विज्ञान होता है।
इसके बाद में ट्रोफोलॉजी और यूरोलॉजी। ट्रोफोलॉजी और यूरोलॉजी, साथ में जो मुख्य विज्ञान की शाखाएं हमने पढ़े थे उसमें आपको एक याद रखना है, इकोलॉजी। चलिए अब चर्चा करते हैं। ये बोर्ड देख के आपको लग रहा होगा कि काफी सारा मटेरियल है, कैसे याद होगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सरल है। थोड़ा सा आप इसकी शब्दावली को समझ लेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, तो इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं होगी और ये टॉपिक आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं पहले नंबर से। जूलॉजी, जू यानी होता है प्राणी, लॉजी यानी होता है अध्ययन करना, जूलॉजी यानी प्राणियों का अध्ययन। बॉटनी, बॉटनी तो वनस्पति शास्त्र है। एक सेकेंड, बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, ऐसे रसायन जो जैविक होते हैं और जीवों पर जिनकी क्रियाएं होती है उसका हम अध्ययन करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। लिम्नोबायोलॉजी में लिम्नोबायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जलीय, स्वच्छ जलीय जो जीव हैं, जैसे झीलों में पाए जाने वाले जीव या तालाब में या स्वच्छ जल की जो मीठे पानी वाली धाराएं हैं उनमें जो पाए जाते हैं उन जीवों का अध्ययन हम लिम्नोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जूजियोग्राफी, जियोग्राफिक जो प्राणियों का जो जियोग्राफिक वितरण है उसका अध्ययन हम जूजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। पैलियंटोलॉजी, एक ये है पैलियंटोलॉजी और एक यहाँ पर आपको मिलेगा नियंटोलॉजी। नियंटोलॉजी और पैलियंटोलॉजी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा इसको। पैलियंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, मतलब जो लाखों साल पहले जीव पाए जाते थे वो दब गए, उनके जीवाश्म बन गए, उसको हम जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और नियंटोलॉजी में आने वाले जो जीव हैं, जो नए जीव हैं, उनके शरीरों का जो हम अध्ययन करते हैं, उनके जैविक शरीर का जो अध्ययन हम करते हैं उसको नियंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आएगा पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में आता है पौधों से संबंधित जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोजूलॉजी शायद मैंने लिखा नहीं इसमें, पैलियोजूलॉजी में आएगा प्राणियों से संबंधित जीवाश्मों का अध्ययन। इसके बाद आएगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो यानी छोटा, बायोलॉजी यानी जीवों का अध्ययन, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी यानी जो बाह्य संरचना है जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसमें एनाटॉमी लिखे हैं कि नहीं हमने? एनाटॉमी हमने इसमें नहीं लिखे। एनाटॉमी भी होता है एक। मार्फोलॉजी बाह्य संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी आंतरिक संरचना का विच्छेदन करके और फिर उसको खोल के देखना, मतलब कि डिसेक्शन के बाद जो आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं जीवों की, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। और बाह्य संरचना का जो अध्ययन हम करते हैं वो होता है मार्फोलॉजी। वो पेड़ पौधों का भी होता है और वो जीव जंतुओं का, प्राणियों का भी होता है, तो दोनों में मार्फोलॉजी का अर्थ एक ही है। इसके बाद में टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण होता है, प्राणियों का और पौधों का दोनों का वर्गीकरण होता है। 5 जगत वर्गीकरण के बारे में आपने सुना होगा, 3 जगत वर्गीकरण के बारे में आपने सुना होगा, कैरोलस लीनियस के बारे में आपने सुना होगा। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ये जरूर आप याद रखें, कैरोलस लीनियस लिख लीजिए इसको साइड में। इसके बाद फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम बात करते हैं शैवालों की। शैवाल यानी कि जो काई पाई जाती पानी में जो ग्रीन ग्रीन सी जो संरचनाएं पाई जाती है उसे हम शैवाल कहते हैं, उसे हम खजी कहते हैं, उसको हम काई कहते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाती है। निम्न वर्गीय पादप भी हम उनको मान लेते हैं कई बार। तो जो फाइकोलॉजी उसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवक जो होते हैं ना, फफूंद, जो रोटी अगर 3-4 दिन रखी रहे तो उसमें जो वाइट वाइट से स्ट्रक्चर बन जाता है, कई बार कलरफुल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका मतलब अपघटन होने लगता है पदार्थ का, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो होता है कवक, और कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के
अंतर्गत। इसके बाद आया बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर बोला जाता है ल्यूवेनहाक को। ल्यूवेनहाक बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक ने करे थे, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहते हैं हम ल्यूवेनहाक को। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी हम कहते हैं ल्यूवेनहाक को। बॉटनी के फादर हम बोलते हैं थियोफ्रास्टस को, और जूलॉजी का फादर हम बोलते हैं अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहेंगे? अरस्तु। जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणियों का। बॉटनी के अंतर्गत पौधों का। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रसायन, ऐसे रसायन जो जैविक है और जीवों पर अपनी क्रिया करते हैं उनका। चलिए, लिम्नो मतलब पानी, बायोलॉजी यानी जीवो, पानी में रहने वाले स्वच्छ जलीय जीवों का। जो जियोग्राफी यानी जीवों का जियोग्राफिक वितरण जो है, भौगोलिक वितरण है, उसका हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। चलिए, हम बैक्टीरियोलॉजी तक आ गए। इसके बाद जल्दी से हम आते हैं वायरोलॉजी पे। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वायरस का। वायरस यानी विषाणु। अभी आया कोरोना वायरस, HIV एक वायरस है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, आपने नाम सुना होगा। टोबैको मोज़ेक वायरस खोजा गया पहला वायरस था और इसकी खोज किए थे इवानोवस्की ने। आइनोवस्की भी बोलते हैं अपन। तो आपको अगर नाम याद करने में दिक्कत जा रहा है तो आप याद कर लीजिए, आई यानी मैं, आई नो बिस्की, बिस्की नहीं पीता, आई नो बिस्की, आप ऐसा याद रख सकते हैं। इवानोवस्की भी उन्हें, उनका नाम इवानोवस्की है, लेकिन आप उसको आइनोविस्की के नाम से, कोड के हिसाब से याद रख सकते हैं। वायरोलॉजी के फादर कौन हो गए? आइनोविस्की। खोजा गया पहला वायरस क्या हो गया? TMV। और TMV हो गया खोजा गया पहला वायरस। और इसके बाद में खोजा गया पहला वायरस हो गया TMV, आइनोविस्की ने खोजा। और वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी यानी जिसमें पैरासाइट का अध्ययन करते हैं, परजीवियों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाएगा पैरासिटोलॉजी। तो आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा कोई रोग आपको पता है जो परजीवियों के कारण होता है, पैरासाइट के कारण होता है? सोचिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मलेरिया परजीवी के कारण होता है। प्रोटोजुआ है, एक प्रोटोजुआ के कारण होता है, और प्रोटोजुआ एक परजीवी है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद में टेरिडोलॉजी। तो एक सेकेंड मैं और देख लूं, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं हम। नहीं भूल रहे। फर्न का आपने नाम सुना होगा। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम फर्न का अध्ययन करते हैं। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मोलस्कों का। मोलस्का का अध्ययन हम करते हैं मेलेकोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, जो पक्षी उड़ने वाले होते हैं ना, पक्षी वर्ग, उसका पूरा अध्ययन हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, वो है ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद में निडोलॉजी। निडोलॉजी, ये शब्द का जो निडो है, निडो से आप याद रखिएगा सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा आपने पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में। तो सिलेंट्रेट्स का अध्ययन हम करते हैं निडोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में एरानियोलॉजी है। एरानियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मकड़ी का अध्ययन करते हैं। मकड़ी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? एरानियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद में हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। क्या होते हैं सरीसृप? सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं और जो अपना जो पेट है वो जमीन से चिपका के चलते हैं। सरीसृप के अंतर्गत हम छिपकली हैं, गिरगिट हैं, इस टाइप की चीजों का। डायनासोर भी सरीसृप ही थे, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सर्प का अध्ययन करते हैं। सांप, नाग, कोबरा, ये जितने भी प्रकार के स्नेक्स हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं ऑफियोलॉजी के अंतर्गत। इसको याद आपको रखना है। ऑफ, सांप ने चाबा, सांप ने काटा, आप हो गए ऑफ। तो ऑफियोलॉजी आप भूलने वाले नहीं है। सांप को भूल गए तो फिर क्या याद रहेगा आपको? तो ऑफियोलॉजी शब्द थोड़ा अजीब है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ऑफियोलॉजी मतलब सर्प का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, स्नेक्स की स्टडी। इसके बाद बात करते हैं नियोंटोलॉजी।
नियोंटोलॉजी की मैं बात कर चुका हूं पहले भी पैलेंटोलॉजी के साथ। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है, नियोंटोलॉजी नए जीवों के शरीरों का अध्ययन है, नए जीव शरीर का हम अध्ययन करते हैं नियोंटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद एनाटॉमी, ये एनाटॉमी आई मार्फोलॉजी के ठीक अपोजिट। मार्फोलॉजी में हम शरीर के बाहरी अंगों का बाहर से अध्ययन करते हैं, बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जबकि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम डिसेक्शन करने के बाद में जीवों का अध्ययन करते हैं। काहे में? डिसेक्शन करने के बाद आंतरिक संरचना का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। इसके बाद में आया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी याद रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि साइटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कोशिका का अध्ययन, और कोशिका की खोज करे थे रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर हम किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक को कहेंगे। तो ये आप भूलने वाले नहीं है। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल, सेल यानी कोशिका, कोशिका का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। भ्रूण होता है जब हमारे शरीर में, जब शरीर में हमारा विकास होता है, मतलब गर्भ में शिशु का विकास होता है, तो जो शुरुआती अवस्था होती है वो भ्रूण कहलाती है। तो शिशु के विकास से संबंधित जो अध्ययन है वो हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, 1 मिनट का समय लूंगा मैं आपसे। चलिए हिस्टोलॉजी की अब बात करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम जैसे साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिस्टोलॉजी में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऊतक जो होते हैं, कोशिका, समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर और संख्या जब उनकी ज्यादा हो जाती, झुंड बना लेती हैं, तो वो जो नई संरचना बनाती हैं, जिनका कार्य भी समान होता है, आकार भी समान होता है, वो कहलाते हैं ऊतक, टिश्यू। टिश्यू का की जो स्टडी है या ऊतक की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद आया इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम, कोरोना वायरस के टाइम में इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा उन पे ज्यादा अटैक करेगा वायरस, जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा उन पे कम अटैक करेगा वायरस। तो ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत ही हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जो आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका अध्ययन हम करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। तो भूलेंगे तो नहीं इम्यूनोलॉजी, बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये मटेरियल आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम और अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आए। तो चलिए इस लाइव सेशन में अगला जो हमारा साइंस की शाखा है वो है पैथोलॉजी। आप तो जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है पैथोलॉजी लैब जाइए, तो वहां पर खून की टेस्ट, वहां पर आपके दूसरे जो भी शरीर से निकलने वाले जो द्रव हैं उनकी टेस्ट हम करवाते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है? रोगों का अध्ययन जहां पर किया जाता है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में 3 यू वाले शब्द आए हैं, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स। देखिए वंशागति के नियमों के अनुसार जो मेंडल ने आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की वो करे थे, जेनेटिक्स की नींव रखे थे, जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को, जॉन ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक्स हम यहाँ लिखना भूल गए, जेनेटिक्स भी हम पढ़ लेंगे अभी। जेनेटिक्स, तो चलिए जेनेटिक्स के नियमों के अनुसार जब हम उनमें जेनेटिक्स के नियमों में सुधार करके मानव जाति में या मानव की नई पीढ़ी में सुधार करते हैं, तो इस प्रकार के सुधारों का अध्ययन हम करते हैं यूजेनिक्स के अंतर्गत। दूसरा है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स में mRNA की संरचना में अदला बदली करके, जब हम RNA और DNA, आपने सुना होगा डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें जो RNA है वो 3 प्रकार का होता है, उसमें से एक प्रकार होता है mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो mRNA है, mRNA की संरचना में परिवर्तन करके
हम जब पीढ़ी में सुधार करते हैं, मानव जाति में जब सुधार करते हैं, आने वाली नई पीढ़ी में जब सुधार करते हैं, तो उसका इस प्रकार के सुधारों का अध्ययन हम करते हैं यूफेनिक्स के अंतर्गत। इसके बाद अगला टॉपिक आता है यूथेनिक्स। पहले था यूजेनिक्स, फिर यूफेनिक्स और अब है यूथेनिक्स, TH वाला। तो थेनिक्स जो आया, यूथेनिक्स के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे? इसमें भी मानव जाति के सुधार की बात होगी। देखिए तीनों मानव जाति की सुधार की बात हो रही, यूजेनिक्स में भी, यूफेनिक्स में भी और यूथेनिक्स में भी। पहले में हो रहा है वंशागति के नियमों में को मानकर हम कर लें, दूसरा हो रहा है कि mRNA में अदला बदली करके हम कुछ कर दें, और तीसरा होता है पोषण में अच्छा पोषण देकर हम हमारी अगली पीढ़ी को और उन्नत बनाएं, उसमें सुधार करें, अगली पीढ़ी के गुणों में सुधार करें अच्छा पोषण देकर। पोषण के द्वारा जब हम पीढ़ी सुधार की बात करते हैं तो उसका अध्ययन हम करते हैं यूथेनिक्स के अंतर्गत। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पोषण द्वारा मनुष्य की अगली पीढ़ी को सुधार, अगली पीढ़ी में होने वाले सुधारों का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूथेनिक्स। बात करते हैं जैव विकास की। क्या है जैव विकास? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के विकास और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जैव विकास। अगला है एनास्थेसियोलॉजी। एनास्थेसिया का नाम आपने सुना होगा। जब भी कोई माइनर सा ऑपरेशन होता है या बड़ा ऑपरेशन होता है, तो हम जिस जगह पर ऑपरेशन होता है उस जगह को शून्य कर दिया जाता है, उसको संवेदनहीन कर दिया जाता है, असंवेदनशील कर दिया जाता है। तो असंवेदनशीलता का अध्ययन, असंवेदनशीलता और उसके कारणों का अध्ययन हम एनास्थेसियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी का आपने, आर्थोपेडिक डॉक्टर का आपने नाम सुना होगा। जोड़ों का अध्ययन, ये जोड़ होते हैं, अलग अलग जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में, उन जोड़ों का अध्ययन करते हैं आर्थोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आता है कार्डियोलॉजी। ये कार्डियोलॉजी, हार्ट, हार्ट का जो अध्ययन है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। ECG एक शब्द आपने सुना होगा, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हार्ट को चेक करने के लिए ECG भी करते हैं हम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कार्डियोलॉजी से संबंधित है ये भी। तो हृदय का अध्ययन हम करेंगे तो कार्डियोलॉजी। इसका क्रेनियोलॉजी। चलिए कार्डियोलॉजी का कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत हम बात करते हैं लिगामेंट की। कॉन्ड्रियोलॉजी, एक सेकेंड का समय लूंगा मैं आपका। कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत हम कार्टिलेज, सॉरी लिगामेंट का नहीं, कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। और क्रेनियोलॉजी जो है एक शब्द, ये कार्टिलेज जो होती है जिससे हमारी ये हड्डियां बंधी होती हैं, उन कार्टिलेज की बात करें, और उपास्थि वगैरह जो होती हैं, और उसका सॉरी कॉन्ड्रियोलॉजी में हम कार्टिलेज का अध्ययन करेंगे। और क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी में ये मनुष्य की जो खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी है मस्तिष्क जिसके अंदर सुरक्षित रहता है, उस खोपड़ी का अध्ययन हम करते हैं क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद डेमिकोलॉजी। डेमिकोलॉजी और डेमोग्राफी जनसंख्या से संबंधित है। डेमिकोलॉजी का अर्थ है कि जनसंख्या का वितरण जो है जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन जब हम करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के साथ जब अध्ययन करेंगे, जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन डेमिकोलॉजी कहलाएगा, और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाएगा। डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं अपन, तो वो जनसंख्या से संबंधित कंडीशन होती है। तो डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन। इसके बाद हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की। डर्मेटोलॉजी, हम अलग अलग अंगों की बात कर रहे हैं, यहाँ खोपड़ी की बात करें, वहां जोड़ों की बात करें, यहाँ हार्ट की बात करें, तो अब बात करते हैं त्वचा की। त्वचा यानी डर्म, डर्म, डर्म यानी त्वचा होता है। आपने डर्मीकूल पाउडर का नाम सुना होगा, या कोई ऐसे पाउडर जो भी त्वचा से संबंधित, उसमें डर्म शब्द जरूर आता है। डर्म यानी होता है त्वचा। अब डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, विज्ञान की है शाखा जिसके अंतर्गत हम त्वचा, जीवों की त्वचा का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। इसके बाद आई जेरेंटोलॉजी। अब भैया ये त्वचा, कब झुर्रियां आ जाती चेहरे में, कब लटक जाती है त्वचा? जब हम बूढ़े होते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तब हमारी त्वचा ढीली पड़ जाती है। तो इसी से आपको याद रखना जेरेंटोलॉजी। जरा अवस्था, जरा अवस्था का अध्ययन हम करते हैं जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत, मतलब बुढ़ापे का अध्ययन हम करते हैं जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत।
जेरेंटो, जेरे आया शब्द यहाँ पे, उसी से आप जरा याद रखें, जरा यानी बुढ़ापा होता है, ये आपको पहले से पता है हिंदी में। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जो मादा प्रजनन तंत्र है उसका अध्ययन गायनेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी प्रेगनेंसी के दौरान हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई महिला डॉक्टर होती है और वो गायनेकोलॉजिस्ट होती है। गायनिक विभाग से संबंधित हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित विशेषज्ञ होती है। तो गायनेकोलॉजी में हम मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसके बाद आया हीमेटोलॉजी। ये नाम से ही हीम आया शुरू में। हीम मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं। तो हीमेटोलॉजी याद रहेगा आपको, रक्त का अध्ययन। इसके बाद बात करेंगे हिप्नोलॉजी। हिप्नोटाइज कर दिया था वो, हिप्नोटाइज शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। मैं भी आपको हिप्नोटाइज करने वाला हूं ये सब पढ़ा के। तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत हम निद्रा का अध्ययन करते हैं। निद्रा यानी नींद, आंखों में नींद आती है वो वाली निद्रा का हम अध्ययन करते हैं हिप्नोलॉजी के अंतर्गत। हिप्नोटाइज करना यानी सुला देना। हिप्नोटाइज करता है ऐसा, आपने देखे होंगे कुछ ऐसे लटकते हुए, ऐसा पेंडुलम टाइप का कुछ लटकाते हैं, एकाग्र चित्त होके देखो, फिर वो एकाग्र चित्त होके देखते हैं, उसके बाद उनको नींद आ जाती है, फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो हिप्नोटाइज यही होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत हम निद्रा से संबंधित अध्ययन करते हैं, नींद से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसके बाद आया कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, मानव की सुंदरता का अध्ययन हम करते हैं कैलोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आता है मेलेनोलॉजी। अच्छा, सुंदर किसको मानते हैं आप? एक मिथक है समाज में कि जो गोरा है वो सुंदर है। तो गोरा क्यों होता है कोई भी व्यक्ति? क्योंकि उसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा कम पाई जाती है। मेलेनिन हमारे शरीर में पाए जाने वाला ऐसा वर्णक है जो हमारी त्वचा को काला करने का काम करता है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा का रंग काला हो जाता है क्योंकि मेलेनिन अंदर से निकलकर बाहर इकट्ठा हो जाता है। तो मेलेनिन से ही शब्द बना है मेलानोलॉजी। मेलानोलॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्णकों का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में मानव की सुंदरता का अध्ययन करते हैं और मेलानोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार के जैविक वर्णकों का। फिर आया लेप्रोलॉजी। चलिए त्वचा से संबंधित बात चल रही, डर्मेटोलॉजी हो गया, कैलोलॉजी हो गया, मेलानोलॉजी हो गया। अब त्वचा से संबंधित एक रोग है कोढ़ या कुष्ठ, लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं। तो लेप्रेसी से संबंधित जो विज्ञान है, कोढ़ का अध्ययन हम करते हैं लेप्रोलॉजी में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोढ़ का अध्ययन करते हैं वो होती है लेप्रोलॉजी। तो चलिए इसके बाद एक सेकेंड, यस अब आपको दिख रहा होगा, बढ़िया। अब हम बात करते हैं मायोलॉजी की। मायोलॉजी के अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। आपने मांसपेशियों का नाम सुना होगा, ये मांसपेशियां जो बनती हैं हमारी, तो इन पेशियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर आया नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, ये नेफ्रोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम किडनी का अध्ययन करते हैं, वृक्क जिसे हिंदी में कहते हैं। किडनी से संबंधित जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला इसी से मिलता जुलता शब्द है न्यूरोलॉजी। न्यूरोसर्जन आपने सुना होगा। मस्तिष्क से संबंधित और तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित सर्जरी का काम करते हैं उनको हम न्यूरोसर्जन बोलते हैं। तो न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसके बाद पूर्ण तंत्रिका तंत्र से संबंधित। उसके बाद नाम आता ओडोंटोलॉजी। ये जो ओडोंटोलॉजी है ये किस चीज से संबंधित है भैया? ओडोंटोलॉजी दांत, बीडीएस डॉक्टर का नाम आपने सुने होंगे। दांतों का और मसूड़ों का जो अध्ययन है वो हम ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है ओडोंटोलॉजी। तो चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप देखिएगा क्योंकि
मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे कि ज्यादा बहुत सारा मटेरियल है, इसे जल्दी खत्म भी करना है, वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो, इसलिए थोड़ी मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। और ये जो बोर्ड में मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं, इन्हें तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ही लीजिए। इनके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। 2-4 चीजें और है जिनको मैं अभी ऐड कर दूंगा इसमें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक और चैनल है, उसकी भी हम लिंक दे देंगे। उससे संबंधित, उसमें भी काफी सारे साइंस के और स्पोर्ट्स के और हिंदी के काफी अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे का हम बताते हैं। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हमने काय का अध्ययन करे? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हमने दांत और मसूड़ों का अध्ययन करें। डाबरलाल दंतमंजन में आता स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत, तो स्वस्थ मसूड़े और मजबूत दांत का अध्ययन हम करते हैं ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आता ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर हो जाता है हमारे शरीर में, कहीं ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, कैंसर भी एक प्रकार का ट्यूमर ही है। तो ट्यूमर और कैंसर का जो अध्ययन है वो हम ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब शरीर में उठने वाली गांठ, ट्यूमर, कैंसर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। अच्छा, एक जीन होता है, उसका नाम भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर। एक जीन होता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी माना है वैज्ञानिकों ने, तो उस जीन का नाम है आंकोजीन। आंकोजीन, आंकोलॉजी। भूलने में आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी, मतलब भूलेंगे ही नहीं आप। भूलने में तो दिक्कत जाना नहीं चाहिए, दिक्कत जाना चाहिए मतलब भूलने में। तो आंकोलॉजी के अंतर्गत हम ट्यूमर, कैंसर आदि का अध्ययन करते हैं। फिर आया ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन यानी भाग होता, अंग होते हैं ऑर्गन, है ना। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स यानी शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आपको पहले से पता होगा। इसके बाद ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टी, अस्थि, देखिए कितना सिमिलर लग रहा है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियोलॉजी बोल दीजिए आप उसको, अस्थि हो जाएगा। अस्थि यानी हड्डी होती है, आपको पता है। तो सुंदर सी ट्रिक है इसकी। अस्थियों का अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लॉजी यानी अध्ययन होता है, अस्थि, अस्थियोलॉजी बोल दो आप उसको, अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी। ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी, देखिए एक होती है ऑटोलैरिंगोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत कर्ण और कंठ का अध्ययन करते हैं। ऑटोलैरिंगोलॉजी के अंतर्गत हम कर्ण और कंठ यानी कान और गले का अध्ययन करते हैं, जबकि ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कान, नाक और गले का। नाक, कान, गला के डॉक्टर होते हैं ईएनटी एक्सपर्ट। तो ईएनटी विशेषज्ञ जो होते हैं वो कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। इसके बाद में पीडियाट्रिक, बच्चों से संबंधित रोग और उनके विकास का जो अध्ययन है वो पीडियाट्रिक या पीडियाट्रिक्स कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शिशु और बच्चों का विकास और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। अगला शब्द है साइकियाट्री। साइकियाट्री अपन बोलते हैं साइको है क्या? साइको यानी मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति को हम साइको बोलते हैं। तो साइकियाट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मनोरोग और उनसे संबंधित चिकित्सा का। इसके बाद अगला है ट्राइकोलॉजी, फिर है ट्रॉफोलॉजी और फिर है यूरोलॉजी। तो ट्राइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बालों का अध्ययन करते हैं। ये बाल जो झड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत से लोगों के झड़ रहे होंगे, तो बालों का अध्ययन हम किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे बालों का। इसके बाद अगला है ट्रॉफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पोषण का अध्ययन करते हैं। पोषण जो होता है ना, कुपोषण, सुपोषण, ये शब्द आपने सुने होंगे। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए आपने सुने होंगे। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान। इसके बाद यूरोलॉजी। यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मूत्र एवं उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। मूत्र रोग एवं उससे संबंधित अन्य रोगों का अध्ययन हम यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एक शब्द आया था यहां हमने अलग से लिखे, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र और जीवों के मध्य जो अंतर संबंध है
उनका अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और जीवों के मध्य के अंतर संबंध का हम अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद एक शब्द आया जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी, आज ये मेरी पहली लाइव क्लास थी जो आप तक पहुंची है। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर कुछ कमियां होंगी तो वो भी लिखें, हम सुधार करेंगे धीरे धीरे। और ये चीजें, इनके बाहर से मेरे हिसाब से और कुछ नहीं आने वाला है, 2-4 चीजें हैं जो बाद में मैं ऐड करूंगा इसमें अभी, तो वो है। अच्छा हाँ, कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ कल्चर करके शब्द आते हैं, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, तो वो चीजों का मैंने नाम लिख के लाया है। एपीकल्चर, एपीकल्चर विज्ञान, सॉरी ये शाखाएं नहीं है। एपीकल्चर मतलब एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम किसी चीज का कल्चर करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों से शहद जो प्राप्त करते हैं हम, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद में पोल्ट्री बोलते हैं हम, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन वगैरह को पोल्ट्री बोलते हैं हम। फिर होता है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर के अंतर्गत हम मछली पालन बोलते हैं। और मछली पालन, और एक और शब्द है इक्थियोलॉजी, 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 मैं लिख भी देता हूं उसको बोर्ड पे, यहां पर लिख देता हूं। इक्थियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, वो है इक्थियोलॉजी। और पिसीकल्चर क्या है, वो मछली उत्पादन की बात करता है, जबकि इक्थियोलॉजी मछली के अध्ययन की बात करता है। ये मेन अंतर है दोनों में, तो ये शब्द आपको याद रखना है। आपने फ्लोरिकल्चर सुना होगा, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल उत्पादन। उसके बाद में आपने पामोलॉजी का नाम सुना होगा, पाम ग्रेनेट का आपने नाम सुना, पाम ग्रेनेट यानी अनार। पामोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं फलों का अध्ययन, अनार एक फल है, आप भूलेंगे नहीं। तो पामोलॉजी, पाम ग्रेनेट, दोनों को याद रखें। पाम ग्रेनेट एक फल है, पामोलॉजी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं, अनार का ही अध्ययन मान लीजिए आप, तो भूलेंगे नहीं। इसके बाद में